ओके, सो चैप्टर नंबर 2, अर्थ साइज एंड शेप। अर्थ साइज सबसे पहले पाइथागोरस ने दिया था, बोला था स्फीयर है। स्टेडिया इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसमें 10 कैमल डेज के इक्विवेलेंट होता है। एस्थेसिस इज द सर्कमफ्रेंस बताई थी इसने, जो कि बताई थी 2.5 लाख स्टेडियम समथिंग, ठीक है। बट जो इसने बताई थी वो 15% ज़्यादा निकली। ओरिजिनल कितनी है हमारी? ओरिजिनल है 40,000 समथिंग, ठीक है, 40,000 समथिंग। अगर इसको मैं 2πr के इक्वल रख दूंगा मैं, तो ये मेरा कट कटा के जो भी यहाँ आएगा, बट यहाँ से मैंने जो इन पे काटा उसने ट्रायंगुलेशन किया, उसने रेडियस निकाला, और जो हमारा अर्थ का टोटल रेडियस है वो है 6371। 6400 नहीं है, 6371। एट मैक्स 636 या 6363 याद रख ले अगर क्लोज जाना है तो। बट 6371 है मेरा, 6371, 63 फिर अर्थ की शेप बात करते हैं। अर्थ का जो शेप है वो ओबलेट इलिप्सोइड है, ये सबको पता है। हाइड्रोस्टेटिक स्फीयर की थ्योरी दी थी, न्यूटन ने दी थी। उसने बोलता कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, उसको जैसे बल जाएगा इक्वेटर के ऊपर, और जो बल जाएगा तो इसकी वजह से जो रेडिएशन प्रेशर होगा सेंटर पे वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से जो ऊपर का जो मास है उसको होल्ड नहीं कर पाएगा मेरा सेंटर, और वो फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए न्यूटन ने प्रेडिक्ट किया था कि जो अर्थ की फ्लैटनिंग है वो होगी 1:230 के रेशियो में। बट एक्चुअल में जो फ्लैटनिंग है वो कम है, ठीक है। एक्चुअल में फ्लैटनिंग कम है, एक्चुअल फ्लैटनिंग न्यूटन की फ्लैटनिंग से कम है, विच इज़ 0.3 फ्लैटनिंग, एंड 1/298 उसका वैल्यू है, 1/298, ठीक है, 1/298 और ज़्यादा कम फ्लैटनिंग है। फिर मेरी न्यूक्लियर लोअर ग्रेविटी कहाँ पे थी? मेरी इक्वेटर के ऊपर लोअर ग्रेविटी है। लोअर ग्रेविटी इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे आर ज़्यादा है, आर ज़्यादा जी कम, तो टाइम पीरियड वहाँ पे जी ज़्यादा हो जाएगा तो टी कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम पोल की तरफ मूव करते हैं, मूव अवे लिखा है ना। बाद में फ्रेंच वगैरह ने कुछ बकवास बकवास करी, उनका अपना काम था, उन्होंने करके चल दिया वो, बस यही है। ओके, आगे है मेरे पास ये ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज व्हाट? ग्रेविटेशन इज बेसिकली, ओके, ग्रेविटेशन तो केपलर का थर्ड लॉ आया था, उसने यहाँ से न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ निकाला, F = -gm/r²। जी की वैल्यू है मेरी 6.6 × 10⁻11, 6.6 × 10⁻11, 6.5 कर ले, 6.5 × 10⁻11, -11 है, -11 बहुत छोटी वैल्यू है, -11, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है मेरे पास, -F.dr, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G = gm/r²। ये भी आता है सी, जिसके अंदर इसको गैल बोलते हैं, जियोलॉजी में मिली गैल यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, माइक्रो गैल हो गया है ये, ठीक है। एक गामा यूनिट आएगी, वो गामा क्या है मेरा 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 गोस, ठीक है। गोस इज 10⁻⁴ टेस्ला, तो 1 गामा इज नथिंग बट 10⁻⁹ टेस्ला, 1 गामा इज इक्वल टू 1 नैनो टेस्ला, नथिंग। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कब बात करता हूँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का gm/r, -gm/r इजी, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर मुझसे निकालता हूँ तो मेरे को क्या आता है kq/r। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो वहाँ पे उसका पैरेलल लेके यहाँ पे कर सकता है gm/r, ठीक है। फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होता रहेगा। मीन मास का अर्थ हमको पता है, मास का अर्थ कितना है? 6 गुना में 10 की शक्ति 14, 6 गुना 10 की शक्ति 14, 5.9, 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24। डेंसिटी कितनी है? 5515। डेंसिटी कितनी है? 5515, जो कि डबल है हमारे क्रिस्टल रॉक्स की डेंसिटी से, करेक्ट। अब आते हैं अर्थ की रोटेशन के ऊपर। अर्थ बिहेव करती है एज एन इलास्टिक बॉडी, ठीक है। इलास्टिक बॉडी बिहेव करती है तो इसकी कुछ रेडियल एक्सेलरेशन होगी। रेडियल एक्सेलरेशन जो एक्स की टर्म में है, अगर ये मेरा ये है और ये मेरा ओमेगा टी है और ये मेरा एक्सेलरेशन है, तो एक्स की तरफ में इधर आएगा क्या आएगा मेरा r⁻² cos ओमेगा टी, और इधर क्या आएगा r⁻² sin ओमेगा टी, सिंपल एज डेट। और अगर मैं इसकी बात लेता हूँ, ये मेरी एक्सेलरेशन हो गई इस साइड, तो मेरी वेलोसिटी इधर होगी, ठीक है। ऐसे कर ले, ये मेरी एक्सेलरेशन, ये मेरी वेलोसिटी, और ये एंगल मेरा अगर ओमेगा टी है तो ये एंगल मेरा दूसरा जाएगा। अब ये आएगा किस साइड आएगा? नेगेटिव वाली साइड आएगा, तो मेरा जो वी एक्स है ये मेरा नेगेटिव आएगा, -r⁻ sin ओमेगा टी, एंड वी वाई इज नथिंग बट r⁻ cos ओमेगा टी, ठीक है। इजी पीजी हो गया, इसको सबको डिलीट करने दे अब, अरे माई वे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन निकाल चुका है, r⁻², v²/r होती है। अगर अल्फा होता है को लैटिट्यूड, जिसको मैं पोलर एंगल बोलता हूँ, जबकि लैम्डा होता है मेरा लैटिट्यूड, जिसको मैं इक्वेटोरियल एंगल बोलता हूँ। इन दोनों का सम करेंगे तो 90 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एक फाइनल रिजल्ट, मेन रिजल्ट जो आएगा मेरा आएगा वो आएगा सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल का, ठीक है। ये रिजल्ट किसका है? सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल। सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल, सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल क्या है मेरा? सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल इज लाइक कि मेरे लैटिट्यूड पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, विच इज़ नथिंग बट -12 ω² r² cos² लैम्डा। अब cos² लैम्डा, cos 0 इज मैक्सिमम, ओके, सो इट विल बी मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट माई पोल्स वेयर cos थीटा विल बिकम, लैम्डा विल बिकम 90 डिग्री, करेक्ट। तो यही याद रखना है, इसका याद नहीं करना, बस इसका याद रखना है।
यू सी इज इक्वल टू माइनस का हाफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर को स्क्वायर लेमडा, यू सी इज इक्वल टू माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर को स्क्वायर लेमडा। ठीक है, फिर कैपिटल का थर्ड लो क्या था कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और जब हम कॉन्स्टेंट हटाते हैं वहाँ पे, तो कॉन्स्टेंट आता है मेरा, कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट 2 पाई होल स्क्वायर बाय जी एम। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर की मदद से। वहाँ पे बस मेरे को वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी पुट करना है। ईजिली आ जाएगा ये, अगर याद नहीं रहे तो भी, बट याद आ जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम, 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम, 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं टाइड के बर्थ की बात करूँगा तो जो मून का मास है वो 0.0123 है, 0.123 नहीं 0.0123 है मास के अर्थ के। अर्थ का मास कितना था? अर्थ का मास था 6 गुना 10 की शक्ति 24। ठीक है, इजी। ठीक है, रेडियस कितना था? 63 उसका रेडियस था, और उसका सर्कमफेरेंस कितना था? 40,030। ठीक है, ये सारा उसका सिस्टम था। अब आगे अगर मैं पूरा अर्थ की सेंटर सब मिला के बात करूँ तो ये है 3.84 लाख, 3.84 लाख अर्थ का सेंटर टू सेंटर मून से डिस्टेंस। बैरो सेंटर कहाँ पे पड़ता है मेरा? 4600 किलोमीटर बैरो सेंटर, 4600 किलोमीटर यानी कि अर्थ के अंडर है। सन का बैरोमीटर सन के अंदर पड़ेगा 400 कुछ किलोमीटर पे है। अब अर्थ की जो है 2 टाइड आएंगी, तो एक होगी मून की साइड वाली, एक होगी मून की अवे वाली। अगर मैं मून की साइड, मून की नियर की बात कर रहा हूँ, या फिर या टुवार्ड्स मून की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा प्लस, तो मेरे पास आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगी, +3 आर ई बाई आर एल। ठीक है, ऊपर इधर आएगा आर ई बाई आर एल। और अगर मैं ए पे जाऊँगा, विच इज़ लाइक फार पॉइंट, तो यहाँ पे मेरा -3 आएगा। ठीक है, 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा फैक्टर में, अगर कहीं पे आया तो, वरना क्वेश्चन बेस तो क्वेश्चन नहीं आने वाला ये। टाइडल डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जब भी टाइडल डिफॉर्मेशन की बात होगी, चाहे वो मून हो, सन हो, कोई भी हो, वहाँ से मेरे को हमेशा प्रोलेट ही मिलेगा, ओबलेट नहीं मिलेगा। बिकॉज हमारा जो ऑर्बिट है मून का, वो अर्थ के ऑर्बिट के ओब्लिक में, तो मेरे को हमेशा प्रोलेट मिलेगा। यानी कि उसका जो प्रोलेट का मतलब क्या होता है? प्रोलेट का मतलब ये होगा कि ये इस तरह से होगा कि उसका सेमी मेजर एक्सिस इज ग्रेटर देन उसका सेमी माइनर एक्सिस इज ग्रेटर देन सेमी मेजर एक्सिस, तभी वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्रिएट होगी, मेरे को प्रोलेट मिलेगा, विच इज़ लाइक कि नॉट अवर अर्थ। ओके, फिर 2 टाइड एक दिन में आती है तो उसको सेमी डायरेक्शनल टाइड बोलते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता हर लैटिट्यूड के लिए। इक्वेटर पे होंगी तो बराबर हो जाएगा, बिकॉज इक्वेटर पे वो लाइक वहाँ पे फिर एंगल नहीं बनेगा जो मेरा था, वहाँ पे कोस थीटा के अंदर लैम्डा 0 जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम पोल पे जाते रहेंगे तो वहाँ पे एक जो है बढ़ती रहेगी, एक कम होती रहेगी, एक बढ़ती रहेगी, एक कम होती रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पे ये डिसबैलेंस हो रहा है, इसकी वजह से हम आगे देखेंगे रोटेशनल टॉर्क भी आएगा। अब क्योंकि एक टाइड बढ़ रही है, एक टाइड घट रही है, इनके बीच की जो हाइट की डिफरेंस आएगा मेरा, वो आएगा मेरा डायगोनल इनइक्वालिटी। इसके बाद रोशल लिमिट इज़ वो लिमिट जहाँ तक मैं किसी प्लेनेट को खींच के ला सकता हूँ किसी दूसरे प्लेनेट की विसिनिटी में। अगर वो प्लेनेट उसके आगे आया तो फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा अलग अलग उसमें। इसका फॉर्मूला क्या है? इसके 2 फॉर्मूले हैं, डी आर इज इक्वल टू 2.42 आर ई रो ई बाई रो एम। ठीक है, जब मैं रो ले रहा हूँ तो अर्थ का रेडियस लूँगा। जब मैं एम ले रहा हूँ तो फिर मैं रेडियस ऑफ मून लूँगा, एम से एम मिलाना है। और रो जो है अर्थ को डिनोट करता है मेरा, तो फिर रो से अर्थ का रेडियस को चूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो रोशल लिमिट क्या है मेरा? 2.42 आर ई रो ई बाय रो एम, या फिर 2.42 आर एम रो एम बाय रो ई बाय रो एम। ठीक है, आर एम आएगा बस वहाँ पे, रो नहीं आएगा, सॉरी, एम ई बाई एम हो जाएगा, एम ई बाई एम एम हो जाएगा, करेक्ट। ओके, ये 3 ही आएगा यार, खैर। आगे है मेरा टाइडल इफेक्ट ऑफ द सन। टाइडल इफेक्ट यानी कि जो मास है सन का वो है लगभग 333,000 मास ऑफ अर्थ, 333,000 टाइम्स है मेरी अर्थ के मास के, जो कि मून का मास कितना था? 0.0123 था। यहाँ पे क्या है? 333,000 ज़्यादा टाइम्स है। ठीक है, जुपिटर का होगा वो 370 टाइम ज़्यादा, कुछ ऐसा कुछ था, 370 या 317 ऐसा कुछ था अर्थ के मास के इक्विवेलेंट में। बैरो सेंटर 450 किलोमीटर दूर पड़ेगा सन के सेंटर से। इसका इफेक्ट भी वही होगा, प्रोलेट। और जो सन का जो इफेक्ट होता है वो होता है मून के इफेक्ट के 45% तक ही मैक्सिमम। ठीक है, मून का इम्पैक्ट होता है 55%। अगर मैं स्प्रिंग और नीप टाइड की बात करता हूँ, जब मेरा कंजक्शन पोजीशन होती है, कंजक्शन पोजीशन यानी कि जब मेरा न्यू मून और होता है, न्यू मून अगर होगा तो वहाँ पे स्प्रिंग टाइड मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सूरज है और जो अर्थ है उसके बीच में चांद आएगा और ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे मुझे स्प्रिंग टाइड मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि एक टाइड बहुत बड़ी होगी, एक टाइड बहुत छोटी होगी। अगर अपोजिशन होता है तो यानी कि मेरा सूरज ये और ये मेरी अर्थ ये और मून ये, तो जो है यहाँ पे मेरे को
अपोजिशन में भी स्प्रिंग टाइड ही मिलेंगे। स्प्रिंग टाइड यानी कि स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच होती हुई, एक साइड से भी फोर्स, दूसरी साइड से भी फोर्स, ठीक है। फिर अगर मैं क्वाड्रेचर यानी कि जब वैक्सिंग और वेनिंग कर रहा था, यानी कि या तो यहाँ पे है या यहाँ पे है, मून मेरा सन यहाँ पर है, तो यहाँ पे मुझे 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे नीप टाइड बनाता हूँ, ठीक है। एंगल बिटवीन लूनर एंड सोलर टाइड, वो टाइड जो सन की वजह से आई, वो टाइड जो मून की वजह से आई, उनके बीच का जो एंगल होता है ये होता है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस। इफेक्ट ऑफ टाइड ऑन मेजरमेंट, अब जो टाइड होती है, बिकॉज वो भी अपना फोर्स लगा रही हैं, अलग अलग फोर्स लगा रहा है, टाइडल लैग आएगा, वो सब कुछ आएगा, उसकी वजह से अर्थ की जो ग्रेविटेशन है, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन, सरफेस एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर गया। वो कितने से कर रहा है? 0.3 मिलीगल, 0.3 मिलीगल, 0.3 मिलीगल मैंने और कहाँ पे देखा था? ये मैंने देखा था मेरा डेल्टा जी एफ ए, फ्री एयर करेक्शन, जो कि आगे आएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर जो है वो सन का 1/3 है और मून का 2/3 है। यहाँ पे 60 30 33 का है। ऊपर क्या था? ऊपर था 55 45 जब मैं बात कर रहा था टाइडल इफेक्ट की। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ? अब मैं बात कर रहा हूँ सरफेस एक्सेलरेशन की, ठीक है। अगर मैं बॉडीली अर्थ टाइड की बात करता हूँ, बॉडीली अर्थ टाइड की 70% वैल्यू जो बात थी थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी कि जो बॉडीली टाइड है वो मेरा 30% वैल्यू खा जाते हैं ग्रेविटी की। फिर आ गया मेरा चेंजेस इन अर्थ रोटेशन। चेंजेस इन अर्थ रोटेशन का मतलब है कि लूनर टाइड डिले, जो टाइड आएगी सन मून की इम्पैक्ट की वजह से, वो इमीडिएट नहीं आएगी, उसमें 12 मिनट का डिले होगा अकॉर्डिंग टू द करंट पोजीशन। यानी कि अगर मेरे को ये अर्थ है, यहाँ पे कोई टाइड आई और मैं इसके अकॉर्डिंग जो पोजीशन निकालूंगा, तो वो पोजीशन होगी जहाँ पे मून मेरा 12 मिनट पहले था, बिकॉज वहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करने में और इम्पैक्ट जनरेट करने में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ बॉडली अर्थ वेव्स, ठीक है। एंगल क्या होगा? हाई टाइड का जो एंगल होगा वो होगा मेरा 2.9 डिग्री, ऑलमोस्ट 3 डिग्री मान ले। यानी कि जो ये मेरी हाई टाइड है इसका जो है 3 डिग्री होगा, बिकॉज यहाँ पे 12 मिनट का लैग था। अदरवाइज अगर वो लैग नहीं होता तो यहाँ पे 0 डिग्री होता मेरा। अब क्योंकि यहाँ पे ये लैग भी आ गया, एंगल भी आ गया, ऊपर से मैंने देख रखा है कि एक बड़ी टाइड होगी, एक मेरी छोटी टाइड होगी, इसलिए मेरा एक F2 ज़्यादा होगा, एक F1 कम होगा। ये इधर फोर्स है, इधर फोर्स है, तो फिर इसको यहाँ पे रोटेशनल इम्पैक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो अपोजिट रोटेट करना स्टार्ट कर, अर्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो अपोजिट ट्विट्स रोटेशन आएगा, जिसकी वजह से अर्थ स्लो डाउन होना स्टार्ट कर देगी। स्लो डाउन कितनी होने स्टार्ट कर रही थी? 2.4 मीटर सेकेंड पर सेंचुरी होना स्टार्ट करा था, बट डाटा ने बोला कि 1.4 मीटर सेकेंड ही होगा। अराउंड 1940 में कुछ ऐसा हुआ था कि जो टाइडल इम्पैक्ट थे उनको काउंटर करने के लिए कुछ नॉन टाइडल इम्पैक्ट अर्थ के फेवर में काम करना स्टार्ट कर दी। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या हुआ था कि जो एंगुलर मोमेंटम था विंड का वो इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से मेरा कोर का एंगुलर मोमेंटम है वो डिक्रीज हो गया। तो इस वजह से जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट अर्थ की रोटेशन थी वो स्लो होने लग गई, और जो उसके अंदर उसके इनसाइड जो इम्पैक्ट था टाइडल का वो कम हो गया, उसकी 1.4 पे आ गया। फिर वहाँ पे कोर एंड मेंटल आर कपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। इसका मतलब ये कि अगर कोर का कम हो रहा है तो इसलिए मेंटल का भी कम होगा, मेंटल का कम होगा तो वहाँ पे मेरा अर्थ का ओवरऑल मैक्सिमम रोटेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अब अर्थ एंड मून का डिस्टेंस में इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि एक इक्वेशन थी मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंजर्वेशन मोमेंटम या फिर सेंटर ऑफ मास की रिलेशन करके निकाली थी मैंने, वो थी आई ई ओमेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ विच इज़ लाइक कि जो कि मेरा ओमेगा ई तो कम हो ही रहा है, मेरा ये टर्म तो कम ही हो रहा है। फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये सारे जो मेरी मास की वैल्यू ये कॉन्स्टेंट है, ये भी जी भी मेरा कॉन्स्टेंट है। जी कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या थी? 6.5 इंटू 10⁻11, करेक्ट। फिर मेरा आर ई एम आता है। आर ई एम इज़ द अर्थ का रेडियस बिटवीन अर्थ एंड मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो है मेरा। अब ये वैल्यू गिर रही है और ये इक्वेशन कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है कि इस आर ई एम को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। कितना इंक्रीज करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं 3.7 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। ओमेगा एम, तो जो डिस्टेंस है अर्थ का और मून का, अगर ये बढ़ता रहेगा तो अर्थ का जो है यहाँ पे ओमेगा जो है, मतलब इसका जो मून का सर्कुलर ऑर्बिट का जो वैल्यू है ओमेगा, वो रिड्यूस करेगा। वो भी रिड्यूस क्यों करेगा यार? वो रिड्यूस इसलिए करेगा बिकॉज यहाँ पे उसको भी इस वैल्यू को बचाना है उसका। आर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी उसका कॉन्स्टेंट है या फिर वी अपोजिट है उसके, जैसे भी समझ लें, बट यही है। आर इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर पर ईयर, ये उसका इंक्रीज कर रहा है। रेडियस कितना इंक्रीज कर रहा है अर्थ और मून के ऑर्बिट का? वो है 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर। और ओमेगा जो मून का है वो कम हो रहा है। और एक ऐसा टाइम आएगा जो कि आज के टाइम पे तो जो ऑर्बिट है ये अर्थ के जो हमारा ऑर्बिट डिस्टेंस है ये अर्थ के 60 रेडियस के बराबर है, ठीक है। यानी कि अगर 60 रेडियस है तो फिर इसको बोल सकता हूँ 30 डायमीटर के बराबर है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते अगर ये 88 अर्थ तक पहुँच गया तो फिर हमारी जो अर्थ का ओमेगा ई है और ओमेगा एल है वो दोनों का सेम हो जाएगा, जैसे कि प्लूटो और शायरन के अंदर, जिसको हम डबल प्लैनेट सिस्टम बोल देते हैं कई बारी। यानी कि जो अर्थ है और मून है ये हमेशा बिल्कुल सेम ही रोटेट करते रहेंगे, दोनों का ओमेगा सेम हो जाएगा बेसिकली,
फिर अगर मैं शैंडलर वोबल की बात करता हूँ तो शैंडलर वोबल इज़ लाइक कि ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अलोंग आता है, मेरा मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अलोंग आता है उसको हम बोलता हूँ एक्सिस ऑफ फिगर। एक्सिस ऑफ फिगर कोई कांस्टेंट नहीं है अभी ये, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये चेंज करेगा टाइम के साथ में, और चेंज कर रहा है तो फिर ये प्रिसिशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में कब कैसे प्रेजेंट करता है, सर्कुलर ऑर्बिट करता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्रीयूलर न्यूटेशन, फ्रीयूलर न्यूटेशन। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एनुअल कंपोनेंट, एक होगा स्टैंडर्ड कंपोनेंट। जो एनुअल कंपोनेंट होगा उसमें जो टाइम पीरियड होगा 0.1 सेकंड होगा, और जो उसकी पीरियड होगा वो होगा उसका 305 दिन का। शैंडलर रोबल इससे स्ट्रॉन्ग है, इससे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। शैंडलर रोबल में 0.15 सेकंड का ओमेगा मिल जाएगा तेरे को, टाइम मिल जाएगा बेसिकली, और जो पीरियड होगा वो इसका वो भी ज़्यादा होगा, 435 डेज। इसका 305, इसका 435, टोटल मिला के होगा 740, 740, 365 को जोड़ेगा तो आएगा तेरा 730। तो 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। 305 और 435, 305 और 435 ओवरऑल खत्म। अब यहाँ पे क्योंकि इन दोनों के बीच में ये टी अलग अलग है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे मेरे को एक बीट इफेक्ट मिलती है जो कि हम फाइनली निकालते हैं फिर वहाँ पे। अब है प्रिसीजन एंड न्यूटेशन ऑफ एक्सिस, ये हम देख चुके हैं। जो लाइन ऑफ इक्विनॉक्स होता है मेरा, उसकी वजह से क्या आता है कि लाइन ऑफ इक्विनॉक्स क्या होता है, जब मेरा इक्लिप्टिक प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर एंगल होता है तो वहाँ पे मेरे को लाइन ऑफ इक्विनॉक्स मिलती है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं। अगर नहीं होता तो फिर दिक्कत आती है। तो फिर यहाँ पे मेरे को रिजल्टेंट टॉर्क मिलेगा। रिजल्टेंट टॉर्क मिनिमम होता है कहाँ पे, इक्विनॉक्स पोजीशन पे होगा, ठीक है। मिनिमम जो न्यूटेशन की वजह से जो टॉर्क लगता है, न्यूटेशन पे जो टॉर्क लगता है वो मेरा स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स पे होगा 0, जबकि जो समर सोलिस्टिक्स मीन की एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। इक्विनॉक्स जब मेरा इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो गई मेरी इसकी न्यूटेशन की, ठीक है। आगे क्या था, अब जो टॉर्क था ये टॉर्क लगा, इसने न्यूटेशन कोज किया, न्यूटेशन की वजह से चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आया, एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो मेरा शिफ्ट हो जाएगा एंगुलर वेक्टर जो है। और फिर यहाँ पे कितना शिफ्ट आ रहा है उसका, 50.4 सेकेंड ऑफ आर्क पर ईयर। अर्थ रोटेशन एक्सिस पॉइंट आर पोलारिस। अभी जो है अर्थ का रोटेशन का जो एक्सिस है वो किसको पॉइंट करता है, पोलारिस को पॉइंट करता है, जो कि उर्सा मेजर में है। अगर मैं 3000 BC पहले देखूँ तो जो पोल स्टार यानी जहाँ पे मेरा जो अर्थ का रोटेशन एक्सिस था वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अल्फा ड्रैकोनिस, अल्फा ड्रैकोनिस, अल्फा ड्रैकोनिस, पहले पोलारिस नहीं था। फिर प्रिसेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ मून इज अबाउट डबल द सन इफेक्ट, यानी कि जो मून का इफेक्ट है वो यहाँ पे सन के डबल है। जो प्रिसेशनल इफेक्ट है, प्रेसेशनल कंट्रीब्यूशन है, प्रेसेस जो करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन डबल है यहाँ पे। अर्थ की इलिप्टिसिटी कितनी है, अर्थ की इलिप्टिसिटी इज 1/305.45। इलिप्टिसिटी कहीं हम उससे तो नहीं निकालते, किससे, इलिप्टिसिटी हम निकालते हैं एनुअल कंपोनेंट से, मान ले, क्योंकि एनुअली हमारी इलेक्ट्रिसिटी चेंज होती रहेगी। तो एनुअल कंपोनेंट कितना मेरा 1/305 है, ऐसे समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा रिलेट करके। मिलान कोविड साइकिल जो है ये क्लाइमेट वगैरह को बताती है। इस पे अभी देखेंगे अगले पे।